हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया, मजे में। कल हमने किया था अबाउट द डी ब्रोगली कंसेप्ट, और उसमें आपको बताया था कि मैटर के दो तरह के नेचर हो सकते हैं। वो वेव की तरह भी बिहेव करता है और वो पार्टिकल की तरह भी बिहेव करता है। कुछ प्रॉपर्टीज उसके अंदर वेव वाली होती है, कुछ प्रॉपर्टीज उसके अंदर पार्टिकल वाली होती हैं, क्योंकि उसके अंदर जो पार्टिकल्स है, मैटर के अंदर जो पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, उनकी वजह से ऐसा होता है, क्योंकि उनके अंदर दोनों तरह के नेचर है जो वो शो करता है। तो उसमें मैंने आपको डी ब्रोगली कंसेप्ट के अंदर डेरिवेशन उसका बताया था, फॉर्मूले कुछ बताए थे मैंने आपको, क्या हमें कैलकुलेट करना है क्या नहीं, वो सब मैंने बातें आपको समझाई थी कि कैसे क्या करना है। ओके, डिफरेंसेस बताए थे अबाउट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एंड मैटर वेव के बारे में। इसके अलावा पार्टिकुलर वेव के बारे में भी डिफरेंस मैंने आपको समझाया था, कुछ हद तक आई थिंक आपको समझ में भी आ गया होगा। ओके, तो उसी से रिलेटेड टॉपिक से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल है जिससे हम आज का लेक्चर शुरू कर रहे हैं, ताकि आपको थोड़ा सा रिवीजन हो जाए कल के टॉपिक का क्या हमने पढ़ा था। ठीक है, तो ये आज का न्यूमेरिकल है, आपने देख ही लिया होगा लिखते हुए मुझे कि मैं लिख रहा था। और न्यूमेरिकल आपका है कि दो पार्टिकल्स आपके पास है, ए और बी, और वो मोशन में है। एक पार्टिकल के साथ तो वेवलेंथ एसोसिएट है ए के साथ, वो 5 × 10⁻⁸ मीटर है। हमें दूसरे पार्टिकल के साथ जो वेवलेंथ है उसको निकालना है। अब ये आपसे कह रहा है कि इट्स मोमेंटम इज हाफ ऑफ ए। ओके, ये आपका क्वेश्चन है। तो भाई करते हैं क्वेश्चन को, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए, पार्टिकल के साथ वेव एसोसिएट है ना, मतलब इसकी जो वेवलेंथ है वो कौन सी वेवलेंथ है, वो डी ब्रोगली वेवलेंथ है। तो डी ब्रोगली वेवलेंथ निकालने का फॉर्मूला आपको बताया था मैंने, h/mv। अब यहाँ पे ना तो पार्टिकल का मास है ना पार्टिकल की वेलोसिटी है, लेकिन पार्टिकल का मोमेंटम दे रहा है। तो इसको मानते हैं कि वेवलेंथ है ए की, तो यहाँ पे होगा h बाय में मोमेंटम ऑफ ए। कल बताया था ना मैंने, mv की जगह हम p लिख सकते हैं। सिमिलरली हम लैम्डा बी अगर पुट करते हैं तो लैम्डा बी आपका बनता है h बाय में mv, वही सेम, लेकिन यहां पर क्या हो जाएगा h बाय पी बी। ये a और ये a और ये भी a, ये b और ये भी b, ये हो गया। ओके, अब a की वेवलेंथ हमें दे रखी है, लेकिन आपसे एक बात और कह रहा है कि जो b का मोमेंटम है वो a के मोमेंटम का हाफ है। जो b का मोमेंटम है वो a के मोमेंटम का हाफ है। ठीक है, ये मतलब हुआ इस बात का। तो बस आप समझ गए हो क्वेश्चन में क्या करना है। इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, इसको 2 मान लीजिए, तो डिवाइड कर दीजिए। डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1, दैट इज लैम्डा बी बाय में लैम्डा ए इज इक्वल टू, एच से एच तो कैंसिल हो जाएगा, है ना, तो क्या बचेगा, पी ए बाय में पी बी बचेगा। समझ में आ रही है कैसे बचेगा? ओके, तो यहां से वैल्यू पुट कर लीजिए। पी ए की जगह पी ए रहेगा, पीबी की जगह क्या हो जाएगा, पी ए, और 2 यहां आ जाएगा, तो ये तो कैंसिल हो गया। इट मीन्स कि लैम्डा ए बाय में, सॉरी, लैम्डा बी बाय में लैम्डा ए इज इक्वल टू 2, है ना। तो लैम्डा बी कितना हो जाएगा, लैम्डा बी हमारा हो जाएगा 2 × में लैम्डा ए। क्लियर? तो लैम्डा ए की वैल्यू हमें दी हुई है कितनी, ये रही। तो यहां से मैं इसको ऊपर लिख रहा हूं यहाँ पे, तो 2 × में 5 × 10⁻⁸ यानी कि 10 × में 10⁻⁸ या 10⁻7। तो ये आपका जो है आंसर आ सकता है मीटर में। ठीक है, कितना आंसर आएगा, फाइनल आंसर क्या मैं लिख रहा हूं भाई, फाइनल आंसर आपका आता है 10⁻⁷ मीटर, ये आंसर था। क्लियर? तो ये हो गया आपका न्यूमेरिकल ऑन द बेसिस ऑफ डी ब्रोगली। और भी क्वेश्चन आते हैं बट वो मैं दूंगा इस वीडियो के लास्ट में, बट अभी तो आपको सिर्फ मैं थोड़ा सा टॉपिक रिवाइज करने के लिए ऐसा करवाया, ताकि आपको थोड़ा सा फ्लो बन जाए क्वेश्चन के साथ। ठीक है, चलिए इसको साफ करते हैं और टॉपिक पे आते हैं आगे। देखिए भाई, डी ब्रोगली ने तो आपको ये बोल दिया कि भाई पार्टिकल के पास दोनों तरह का नेचर होता है, खासकर चाहे वो इलेक्ट्रॉन हो, प्रोटॉन हो या न्यूट्रॉन हो। माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के पास जो है वो दोनों तरह का नेचर जो है वो आपका होता है। लेकिन इस बात को प्रूव भी करना था ना एक्सपेरिमेंटली, कि हम कैसे इस बात को प्रूव करें कि भाई हाँ ऐसा बिल्कुल एक्चुअल में भी होता है। तो इसी के लिए अलग अलग साइंटिस्ट ने बहुत से एक्सपेरिमेंट करके दिखे, और उन एक्सपेरिमेंट्स के बाद उन्होंने ये मान लिया कि हाँ जो हमें डी ब्रोगली ने बताया है वो बिल्कुल सही बताया है, और पार्टिकल्स के पास दोनों तरह के नेचर होते हैं। तो उसी में एक जो एक्सपेरिमेंट है जो बहुत बहुत सक्सेसफुल हुआ, जिसके बारे में बहुत बातें की गई, वो था आपका एक एक्सपेरिमेंट, डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट।
ठीक है, इसके बारे में कोई क्वेश्चन नहीं आता आपसे, बट मैं सिर्फ जनरली बता रहा हूं। एक एक्सपेरिमेंट और किया था, थॉमसन एक्सपेरिमेंट। इन दोनों एक्सपेरिमेंट्स में थोड़ा सा फर्क था बस, मतलब और सब कुछ सेम था, हल्का फुल्का सा फर्क था। तो जो डिफरेंस जहां आएगा मेनली वो आपको बता दूंगा मैं, लेकिन दोनों का जो एक्सपेरिमेंट वो एक जैसे सिमिलर सा था। ठीक है, अब इसने किया क्या, देखिए इसने कोई बल्ब लिया, ठीक है, कोई बल्ब लिया या कोई एलिमेंट लिया। यहाँ पर जो एलिमेंट था वो क्या था, वो एलिमेंट आपका टंगस्टन था। ठीक है, टंगस्टन होता है ना बल्ब के अंदर भी हमारे, पता है किसी को, टंगस्टन फिलामेंट होते हैं, जो पतली सी तार होती है ना, जो पहले पहले के टाइम में बल्ब आते थे 100 वाट के, गोल बल्ब आते थे, बिल्कुल बल्ब आते थे, उसके अंदर ये लगा होता था फिलामेंट, ऐसा ऐसा वो तार टूट जाती थी तो वो बल्ब फ्यूज हो जाता था हमारा, तो वो टंगस्टन फिलामेंट होता था। तो यहां से क्या गया, यहां से उसने एक इलेक्ट्रॉन की बीम जो है वो छोड़ी। ठीक है, उन्होंने, और उसके बाद क्या किया, उसकी स्पीड को बढ़ाने के लिए यहां पर उन्होंने क्या लगा दी, यहां पर उन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी, ताकि इसकी स्पीड बढ़ जाए, इलेक्ट्रॉन्स की बहुत स्पीड से मूव करे, एक्सेलरेट करने के लिए। और जब वहां यहां से इलेक्ट्रॉन निकले, तो इस इलेक्ट्रॉन को निकलने के बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने यहां पर आपका एक क्रिस्टल रख दिया, जो किसका बना हुआ था, निकल का बना हुआ था। यहां पर क्या पुट कर दिया उन्होंने, एक निकल का क्रिस्टल पुट कर दिया। ठीक है, अब थॉमसन ने क्या किया था, थॉमसन ने भी कुछ ऐसा एक्सपेरिमेंट किया था, सिर्फ निकल की जगह उसने क्या रख दिया, निकल की जगह उसने यहां पर गोल्ड फॉइल रख दी थी, थिन गोल्ड फॉइल। ठीक है, गोल्ड फॉइल। तो अगर थॉमसन कर रहे हो तो यहां थिन गोल्ड फॉइल रख दीजिए, डेविसन जर्मर कर रहे हो तो यहां पर आप निकल क्रिस्टल रख दीजिए। फिर उसने स्क्रीन पर क्या देखा, उसने स्क्रीन पर यह देखा कि, मान लीजिए मैं आपकी स्क्रीन दिखाता हूं कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से स्क्रीन थी उसके सामने। तो स्क्रीन पर क्या देखा उसने कि कुछ रिंग्स बन रही थी, कुछ इस तरीके से डार्क और ब्राइट रिंग्स बन रही थी, डार्क ब्राइट, डार्क अल्टरनेट थी वो, कंसेंट्रिक, एक ही सेंटर था उनका, इस तरीके से डार्क और ब्राइट रिंग्स बन रही थी। ऐसी ही रिंग्स सेम, इसको इसका डिफ्रैक्शन पैटर्न बोलते हैं, ये डिफ्रैक्शन हो रहा था यहाँ पे, इसको डिफ्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है, ये डिफ्रैक्शन पैटर्न था। सेम ऐसा ही पैटर्न, सेम ऐसा ही पैटर्न एक्सरेज का भी बनता था भाई, सेम ऐसा ही पैटर्न एक्सरेज का भी बनता था। यहां पर पैटर्न किसकी वजह से बना है, इलेक्ट्रॉन की वजह से, और सेम ऐसा ही पैटर्न किसकी वजह से बनता है, एक्सरेज की वजह से बनता है। तो क्योंकि एक्सरे तो प्योर वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, प्योर वेव है, तो जब वेव ऐसा पैटर्न बना सकती हैं और इलेक्ट्रॉन भी सेम ऐसा ही पैटर्न बना रहे हैं, इट मींस कि इलेक्ट्रॉन के पास भी वैसा ही वेव नेचर है जैसा कि वेव्स में होता है। ठीक है ना, क्योंकि वेव्स ही ऐसा पैटर्न बना सकती हैं और इलेक्ट्रॉन भी ऐसा पैटर्न बना रहे हैं, दैट मींस कि इलेक्ट्रॉन के पास भी क्या है, इलेक्ट्रॉन के पास भी वही वेव नेचर है जैसा कि नॉर्मली वेव्स में होता है। तो इस एक्सपेरिमेंट में थॉमसन ने भी कुछ ऐसा किया था, उसके पास भी ऐसे रिंग्स मिली थी। ठीक है, तो दोनों में कोई खास फर्क आया नहीं। तो दोनों एक्सपेरिमेंट से यही प्रूव किया आपका कि इलेक्ट्रॉन्स के पास भी जो है वो वेव नेचर होता है। ठीक है, तो ये था आपके दो एक्सपेरिमेंट्स, ज्यादा इंपॉर्टेंटली नहीं है, बस थोड़ा सा आपको आइडिया देना था कि कैसे इस बात को प्रूव किया गया कि इलेक्ट्रॉन के पास या किसी भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के पास वेव नेचर होता है। ठीक है, तो इसको साफ करते हैं अभी, और इसके बाद आगे क्या है वो देखते हैं। इसके बाद भाई आपको मैं कुछ न्यूमेरिकल्स दे रहा हूं डी ब्रोगली कंसेप्ट से रिलेटेड ही, तो वो क्वेश्चंस आप आई होप कि ट्राई करोगे। कुछ बच्चों को शायद स्क्रीनशॉट लेने में प्रॉब्लम आती है, तो अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो बताइए भाई। कुछ बच्चे तो क्वेश्चन ट्राई ही नहीं कर रहे हैं, आई थिंक क्योंकि ट्राई करते तो वो मुझे बोलते सर प्रॉब्लम आई है, जो ट्राई नहीं कर रहे हैं वो तो यही कहेंगे प्रॉब्लम नहीं आई है, उनको क्या पता प्रॉब्लम का। तो अब ये कुछ क्वेश्चंस हैं आपके जो आपके डी ब्रोगली कंसेप्ट से रिलेटेड हैं, तो इन क्वेश्चंस को आप ट्राई कीजिएगा, और ट्राई करने के बाद मुझे आंसर सोच के तो भेजिएगा, डाउट सोच के तो भी भेजिएगा। नंबर मैं आपको बार बार बोल चुका हूँ भाई, नंबर आपको मैं दे चुका हूँ स्क्रीन के ऊपर, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, तो नंबर क्या है आपका, नंबर आपको बार बार बोल रहा हूँ भाई, 8278162416। ये नंबर जो है ये सिर्फ आप स्टूडेंट्स के लिए ही रखा गया है, जहां पर आप अपने डाउट्स को ले सकते हो। ठीक है, और आपको आंसर जो है क्वेश्चन के मिलेंगे, लेकिन अगर आप झिझक रहे हैं बात करने में तो आपकी दिक्कत है भाई, मुझे दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, तो इसको बार बार मैं बता रहा हूँ कि इस नंबर पर आप कॉल कर, मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सएप मैसेज, और अपने डाउट्स वगैरह क्लियर कर सकते हो। ओके, चलिए जी, बाकी आपकी इच्छा है। अब हम करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, दूसरा कंसेप्ट जो हमें पढ़ना है आज, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है वो भी, और कंसेप्ट का जो आपका नाम है
वो है आपका द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ठीक है, प्रिंसिपल लिखते ही कुछ बच्चों को अपना प्रिंसिपल याद आ जाता है अभी स्कूल का, कि सही लॉकडाउन में बचे हुए हैं, वरना प्रिंसिपल आता था ऐसे करो वैसे करो, ये यूनिफॉर्म पहनो, फुल यूनिफॉर्म रखो, मैनर्स में बैठो, शोर नहीं करना है, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है ना। तो वो सब बातें उनसे छुटकारा मिला हुआ है कुछ बच्चों को। बट बेटा ये प्रिंसिपल अलग है, वो प्रिंसिपल की डेफिनेशन स्पेलिंग अलग होती है। ओके, नाम बोलने में वैसे ही आता है। चलिए जी, अब ये प्रिंसिपल ने क्या कहा आपसे, ठीक है, मैं बोहर से स्टार्ट करता हूं। बोहर का एक पोस्टुलेट था, उसने कहा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एक फिक्स पाथ पर मोशन करते हैं। ये कहा था उसने, इलेक्ट्रॉन जो हर एक इलेक्ट्रॉन जो है उसका एक फिक्स पाथ है जिसको उसने ऑर्बिट नाम दिया था, और उसके ऊपर वो एक अपना मोशन जो है वो करता है। तो इस तरीके से उसने ये कह दिया, उसने आपको इलेक्ट्रॉन की पोजीशन बता दी एक्चुअली, कि इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर कहां प्रेजेंट होगा, है ना। उसने आपको ये कह दिया कि एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन कहां प्रेजेंट होगा, वो हर इलेक्ट्रॉन की आपको पोजीशन भी बता रहा है, और देखिए इसने आपको वेलोसिटी का फॉर्मूला भी दिया, मतलब आपसे वो वेलोसिटी भी निकलवा रहा है, और रेडियस के साथ निकलवा रहा है। मतलब वो कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी हम दोनों एक साथ निकाल सकते हैं बोहर के अकॉर्डिंग, या पुरानी जो थ्योरी थी आपकी उसके अकॉर्डिंग हम ये मान के चल रहे थे कि इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी और इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को निकालना, एक साथ निकालना पॉसिबल है, बिल्कुल एक साथ। लेकिन इस प्रिंसिपल ने आपसे क्या कहा, इस प्रिंसिपल ने आपसे ये कहा कि ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है भाई, ये तो इम्पॉसिबल चीज हो जाएगी कि हम एक ही टाइम पर इलेक्ट्रॉन की दोनों चीजें बता दें, कि उसकी पोजीशन कहां है और वो किस स्पीड से मोशन में। बड़ी चीजों के लिए दिक्कत नहीं है, मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के लिए हम ये बता सकते हैं। जैसे मैं अगर भाग रहा हूं तो आप मेरे को भागते हुए देखोगे तो आप मेरी दोनों चीजें कह सकते हो कि सर इस टाइम यहां भाग रहे थे और इसकी शायद एक स्पीड थी। जैसे कोई स्कूटर वाला आपका फ्रेंड जाता है, कोई कार में जाता है, कोई स्कूटी में जाता है, तो अगर उनके पेरेंट्स आपसे पूछते बेटा वो कहां था, तो आप उसको कहोगे उस टाइम वो वहां था और उसकी बाइक की स्पीड इतनी होगी। तो आप एक ही टाइम पे उसकी दोनों चीज मेजर कर पा रहे हो कि उसकी पोजीशन कहां थी और उस किस स्पीड से भाग रहा था। लेकिन इसने यहां पर यह कहा कि भाई माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है कि हम एक ही टाइम पर उसकी दोनों चीजें बता सकें, इसकी पोजीशन कहां होगी और उसकी वेलोसिटी कहां होगी। या अब वेलोसिटी नहीं निकाल सकते हैं, मतलब एक ही टाइम पे निकाल, तो मोमेंटम भी वेलोसिटी से आता है mv, तो मोमेंटम नहीं बता सकते हैं। तो आप ऐसे भी बोल सकते हो कि एक ही टाइम पे हम इलेक्ट्रॉन की पोजीशन या मोमेंटम एक साथ नहीं बता सकते हैं, या ऐसे बोल लीजिए कि हम इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और वेलोसिटी जो है वो एक साथ नहीं बता सकते हैं। ये इम्पॉसिबल काम है भाई। क्यों इम्पॉसिबल है वो हम आगे रीजन समझेंगे इस बात का, लेकिन हम पहले प्रिंसिपल समझ रहे हैं कि इसने आपको क्या नई बात बताई। पहले हम ये मान रहे थे कि इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और वेलोसिटी को एक टाइम पे निकालना पॉसिबल है, बट ये प्रिंसिपल साफ कहता है कि ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, इट इज ए इम्पॉसिबल थिंग। या तो आप पोजीशन निकाल लीजिए करेक्टली, या आप वेलोसिटी निकाल लीजिए एक टाइम पे, दूसरे का अगर आप साथ में निकालने की कोशिश करोगे उसकी वैल्यू में बहुत एरर आएगा, बहुत गलत आएंगी। ठीक है ना, एक टाइम पे आप एक ही वैल्यू निकाल सकते हो, दूसरे को निकालने की कोशिश करोगे तो उसकी वैल्यू में बहुत ज्यादा क्या आएगा, एरर आएगा। क्लियर होगी बात। तो इसको मैं कैसे समझाता हूं, देखिए आपको एग्जांपल देता हूं, इसको समझाने के लिए आपको आई थिंक आपको एग्जांपल थोड़ा सा हेल्प हो जाएगी। एक एक बंद कमरे में मान लीजिए एक बिल्ली घुस गई है, ठीक है ना, एक बंद कमरे के अंदर क्या घुस गई है, एक बिल्ली घुस गई है, ब्लैक कैट हम मान लेते हैं। हमें उस कैट को ढूंढना है, हमें उस कैट को ढूंढना है। अब ध्यान से, अब मान लीजिए हमारा वो इलेक्ट्रॉन है, वो बिल्ली हमारा इलेक्ट्रॉन है, बहुत छोटा सा है, बहुत छोटा सा इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, वो बिल्ली हमारा इलेक्ट्रॉन है। अब देखिए दो बातें हैं, अगर मुझे उसकी पोजीशन पता करनी है कि वो कहां पर है, तो मुझे रूम की लाइट ऑन करनी पड़ेगी। ये बात समझ आ गई। अगर मैं उसकी लाइट ऑन करूंगा, लाइट ऑन करने से उसको पता चल जाएगा रूम में कोई आया है, रूम में कोई आया है, तो वो अपनी पोजीशन को बार बार बदलेगी, उसकी वेलोसिटी बदलती रहेगी। लाइट बंद कर दूंगा, लाइट बंद कर दूंगा तो वो एक जगह रुक जाएगी। ठीक है, लाइट बंद कर रहा हूं तो उसकी पोजीशन फिक्स हो गई, वेलोसिटी तो नहीं पता हमें क्योंकि मैं तो दिख ही नहीं रही है। दूसरी बात, अगर मैं लाइट ऑन कर देता हूं तो उसकी वेलोसिटी दिख पा रही है लेकिन उसकी पोजीशन तो फिक्स नहीं है। कितना अच्छा कंसेप्ट है, देखिए क्लियर हो ना बात, दिमाग में बैठ गई। बिल्ली भी छोड़िए, कमरे में एक चोर घुस गया, कमरे में एक चोर घुस गया, चोर मचाए शोर, लेकिन चोर तो शोर नहीं बचाते हैं, है ना। तो कमरे में एक चोर घुस गया, अब नॉर्मल सी बात है भाई, चोर तो कमरे में कहीं ना कहीं छुपने की जगह ढूंढेगा। ठीक है, अब आपने कर दी लाइट ऑन, लाइट ऑन तो वो भागने की कोशिश करेगा, वहां से करेगा कि नहीं करेगा। अगर वो भागने की कोशिश करेगा तो आप उसकी स्पीड देख लोगे कि वो भाग रहा है, लेकिन पोजीशन तो फिक्स नहीं हुई, पोजीशन तो बदल रही है उसकी। दूसरा, आप लाइट बंद रखिए, बंद कमरे में, वो कोशिश करेगा कि छुपा ही रहूं, ना ही दिखूं तो बढ़िया है। उस टाइम पर क्या होगा, उसकी पोजीशन तो फिक्स हो गई,
कहीं ना कहीं, लेकिन उसकी वेलोसिटी तो नहीं पता कि वो कहां जा रहा है कहां नहीं जा रहा है, ठीक है ना। तो यही बात यहां कह रहा है कि जब हम इलेक्ट्रॉन को चेक करने के लिए मान लीजिए हम उस पर लाइट डालते हैं, ये हाइपोथेटिकल है, ऐसा एक्चुअली पॉसिबल नहीं हो सकता है। हम मान लेते हैं कि हमने क्या किया, हमने इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन को देखने के लिए यहां पर इसके पास एक लाइट डाल दी है, ठीक है। ये लाइट हमने डाली किसी वेवलेंथ की या किसी फ्रीक्वेंसी की, कुछ भी वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी हो सकती है। इस इलेक्ट्रॉन के पास भी कुछ ना कुछ एनर्जी होगी, नॉर्मल सी बात है। अगर मैं इसको एनर्जी रेडिएशन देता हूं तो ये क्या करेगा, ये इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ले लेगा, है ना। अब नॉर्मल सी बात देखिए, इतनी रेडिएशन तो हो कि टकराने के बाद रिफ्लेक्ट हो पाए इस तरीके से। अगर इसने सारी की सारी एब्जॉर्ब कर ली तो रिफ्लेक्ट तो होगी नहीं। हमें तो कोई चीज तब दिखती है जब वो लाइट रिफ्लेक्ट होकर आती है। अब यहाँ लाइट अगर रिफ्लेक्ट नहीं होगी तो हम इलेक्ट्रॉन की पोजीशन नहीं बता सकते हैं। इसका मतलब वेलोसिटी तो शायद आइडिया आ जाए, क्योंकि जितनी एनर्जी हम देंगे वो एब्जॉर्ब कर लेगा, उससे हमें आइडिया लग जाएगा भाई इतनी इतनी एनर्जी एब्जॉर्ब की तो उसकी वेलोसिटी शायद इतनी हो गई होगी। तो वेलोसिटी तो हम बता सकते हैं, लेकिन पोजीशन नहीं बता पा रहे हैं भाई, है ना। तो अगर हम यहां से लाइट डालते हैं और लाइट इतनी कम डालते हैं कि वो क्या कर लेता है, वो लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है, तो नॉर्मल सी बात है लाइट रिफ्लेक्ट नहीं होगी। रिफ्लेक्ट नहीं होगी तो हमें इलेक्ट्रॉन दिखेगा नहीं, काला काला दिखेगा ना, सब ब्लैक कब दिखता है, सब साइलाइट एब्जॉर्ब हो जाती है तो कुछ दिखेगा ही नहीं, मतलब इलेक्ट्रॉन की पोजीशन नहीं बता पा रहे हैं। और अगर मैं लाइट की फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा यूज कर देता हूं तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, फिर उसकी स्पीड तो दिखेगी बट उसकी वेलोसिटी बार बार बदलती रहेगी, एग्जैक्ट वेलोसिटी नहीं उसकी आ पाएगी ना, क्योंकि एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद उसकी वेलोसिटी बदल गई तो वेलोसिटी में एरर आ गया। तो आपसे यही कह रहा है कि एक टाइम पर या तो हम इलेक्ट्रॉन की पोजीशन बता सकते हैं या इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी। रीजन क्या है वो आपको मैंने दे दिया कि अगर हम लाइट कोई पुट करते हैं, कोई रेडिएशन उसको देते हैं एटम को, तो अगर वो रिफ्लेक्ट होकर नहीं आ रही है तो मतलब सारी एब्जॉर्ब कर ली, हम उसकी पोजीशन प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं। और अगर उसने रिफ्लेक्ट कर दी तो उसकी वेलोसिटी बदलती रहेगी, फिर उसकी वेलोसिटी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। तो यही था आपका अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, दिया था ये हाइजेनबर्ग ने, ठीक है। तो इसीलिए कई बार इसको क्या बोल देते हैं, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल भी बोल देते हैं। क्या प्रिंसिपल है, आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इसको मैथमेटिकली उसने कैसे बोला था, उसने बोला कि मान लीजिए कि जो इलेक्ट्रॉन की पोजीशन में चेंज है, एक्स उसकी पोजीशन है और ये पोजीशन में चेंज है डेल्टा एक्स, ठीक है ये, और उसकी जो वेलोसिटी में चेंज है, पहले मोमेंटम कर लेते हैं, उसकी जो मोमेंटम में चेंज होगा उनका जो प्रोडक्ट आएगा वो ऑलवेज इक्वल होगा h बाय 4 पाई के, ठीक है। ये था आपका हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ठीक है। बात समझ में आ गई। अब इस बात का मतलब क्या, देखिए इसको मैं समझाता हूं कैसे। कुछ बच्चों को डाउट है सर ये क्या कह रहे हैं, देखिए हम p की वैल्यू खोल लेते हैं, डेल्टा x इंटू में m डेल्टा v। देखिए मास चेंज नहीं होता है किसी पार्टिकल का, मास तो कांस्टेंट क्वांटिटी है, तो सिर्फ वेलोसिटी चेंज हो सकती है। इक्वल ग्रेटर देन किसके, h बाय 4 पाई के, ठीक है। तो यहां से हम लिख सकते हैं डेल्टा x इंटू डेल्टा v ग्रेटर देन इक्वल टू h बाय 4 पाई m, है ना, लिख सकते हैं ना। देखिए ध्यान से, अब मैं अगर यहां से डेल्टा x निकालता हूं, मतलब चेंज इन x निकालता हूं, चेंज इन x में कितना चेंज हुआ है, तो डेल्टा v को यहां आना पड़ेगा, ठीक है। देखिए अगर इसमें चेंज बहुत थोड़ा होता है, कुछ टाइम के लिए मैं इसको इक्वल मान लेता हूं भाई, दोनों है ना ग्रेटर देन इक्वल, मैं इक्वल मान लेता हूं। न्यूमेरिकल्स के लिए हमें इक्वल ही करना होता है, ग्रेटर देन नहीं करना होता है। तो मान लीजिए डेल्टा एक्स ऐसे है, अब देखिए ये तो कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, तो ये और ये वैरी करेंगे आपस में। अगर इसमें चेंज बहुत थोड़ा है, इसमें चेंज बहुत थोड़ा है, तो नॉर्मल सी बात है कि इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसमें चेंज बहुत ज्यादा आ गया, यानी जितनी वेलोसिटी हम मेजर कर रहे हैं पहले जितनी थी और जितनी हमने मेजर करी उसमें चेंज बहुत ज्यादा आ रहा है, मतलब ये एरर ज्यादा आ रहा है। अगर चेंज 0 होता तो एरर नहीं है, चेंज बहुत ज्यादा है तो मतलब एरर ज्यादा है। सेम बात मैं डेल्टा वी के लिए बोल सकता हूं, क्या कि डेल्टा वी होता है हमारे पास h बाय 4 पाई m डेल्टा x। तो अगर ये बहुत कम होगा एरर, तो नॉर्मल सी बात है ये एरर बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो एक ही टाइम पर हम दोनों चीजें एग्जैक्ट कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हैं। अगर आप वेलोसिटी को बिल्कुल एग्जैक्ट करने की कोशिश करते हो तो पोजीशन में एरर बहुत ज्यादा आ जाता है, अगर आप पोजीशन को एग्जैक्ट करने की कोशिश करते हो तो वेलोसिटी में एरर बहुत ज्यादा आ जाता है। तो यही रीजन था जिस वजह से हमने ये कहा कि इलेक्ट्रॉन की दोनों चीजें एक साथ बताना इम्पॉसिबल है। तो अगर एक ही साथ दोनों चीजें बताना इम्पॉसिबल है तो फिर हम ये कैसे कह सकते हैं भाई इलेक्ट्रॉन का पाथ फिक्स होगा, कह सकते हैं। अगर हमने पाथ फिक्स कर दिया तो हमने पोजीशन फिक्स कर दी, वेलोसिटी फिक्स कर दी, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, हमने देख लिया। तो इसका मतलब बोहर का जो पोस्टुलेट था कि इलेक्ट्रॉन एक फिक्स पाथ पर घूमता है वो
गलत था, प्रूफ कर दिया हमने गलत। बोहर का एक पोस्टुलेट हमने और गलत प्रूफ कर दिया, ठीक है। तो यहां से हम कह सकते हैं, तो इसलिए मैंने आपसे बोला था कि इन पॉइंट्स के आने के बाद सारी केमिस्ट्री एक तरीके से बदल गई थी, बिल्कुल सोचने का तरीका बदल गया था साइंटिस्ट का, ठीक है। तो ये था आपका हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। इस प्रिंसिपल ने ही यही प्रूव किया भाई कि इलेक्ट्रॉन डज नॉट, व्हाई इलेक्ट्रॉन डज नॉट एग्जिस्ट इन न्यूक्लियस, डज नॉट एग्जिस्ट इन न्यूक्लियस, ठीक है। इसी ने आपका ये भी प्रूव किया कि इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस में एग्जिस्ट क्यों नहीं करता है। इस बात का आंसर आप मुझे दोगे कि भाई क्यों एग्जिस्ट नहीं करता है, न्यूक्लियस के बाहर ही क्यों होता है इलेक्ट्रॉन, हमेशा अंदर क्यों नहीं होता है। मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूं, जो डायमीटर होता है ना न्यूक्लियस का, वो 10⁻⁻10 मीटर के आसपास होता है भाई। यानी यहां से अगर मान लीजिए इलेक्ट्रॉन होता है तो इलेक्ट्रॉन यहां से यहां तक की अपनी पोजीशन चेंज कर सकता है मैक्सिमम। तो डेल्टा एक्स में एरर कितना आ सकता है, कितना आ सकता है। मान लो पहले पोजीशन यहां थी, फिर यहां हो गई न्यूक्लियस के अंदर, तो चेंज कितना आया पोजीशन में, इतना आया। आप डेल्टा वी निकाल लीजिए उसका, जो डेल्टा वी की वैल्यू आपकी आएगी, उसकी वैल्यू लाइट की स्पीड से भी ज्यादा आएगी। क्या किसी चीज की स्पीड लाइट से ज्यादा हो सकती है? नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। पार्टिकल की तो वैसे ही पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के अंदर एग्जिस्ट नहीं कर सकता होगा, क्योंकि एरर जो आएगा वो वेलोसिटी में बहुत ज्यादा एरर आ जाएगा, जो पॉसिबल नहीं है। इसीलिए हम मानते हैं कि इलेक्ट्रॉन हमेशा न्यूक्लियस के बाहर एग्जिस्ट करता है, अंदर एग्जिस्ट नहीं करता। ये सोचने की बात थी आपकी, ओके। तो ये आपका हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल थोड़ा सा मैंने आपको एक्सप्लेन जो है वो कर दिया है। तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के लिए आपको इक्वल पुट करके रखना है भाई, और कुछ नहीं रखना है, ओके। और भी बहुत सारे डेरिवेशन इसके होते हैं हाइजेनबर्ग के। एनर्जी के लिए बोल सकते हो आप कि चेंज इन एनर्जी विद चेंज इन टाइम, वो भी आपका ग्रेटर देन इक्वल टू h/4π के होता है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि क्या ये भी हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है, बिल्कुल है। अगर आप टाइम के साथ एनर्जी के चेंज को पता करोगे तो उसमें एरर बहुत ज्यादा एक में आपको मिलेगा, एक साथ आप दोनों चीज कैलकुलेट नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो ये था आपका हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। एक्सप्लेनेशन मैंने आपकी इसको दे दी है। मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल में इसका कोई रोल नहीं है भाई, सिर्फ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए ही आपका इसका रोल होता है। तो ये था आपके आज का टॉपिक, आगे हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ज्यादा लंबा टॉपिक मैंने आज नहीं करवाया है, बहुत छोटा टॉपिक आज आपको करवाया है। कल का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इस चैप्टर का बिल्कुल अब एंड पे आ गए हैं हम। इसके बाद कुछ ज्यादा टॉपिक रहे नहीं, आपके 2 ही 3 वीडियो आपकी मुश्किल से लगेगी, बस 2 ही वीडियो पॉसिबली, 2 वीडियोज में या 2.5-3 वीडियोज में आपके जो टॉपिक है सारे वो कंप्लीट अच्छे से हो जाएंगे। तो उसके बाद चैप्टर कंप्लीट, फिर हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना काफी है, बस इसको समझिए, सुनिए, ट्राई कीजिए। वो जो क्वेश्चन आपको दिए हैं वो भी ट्राई कीजिएगा, और इसके बाद मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ इसके भी, हाइजेनबर्ग के भी दे रहा हूँ कुछ क्वेश्चन, तो हाइजेनबर्ग के क्वेश्चन भी ट्राई कीजिएगा। यहाँ तक का टॉपिक आपका पूरा हो जाएगा, चैप्टर आपका बस थोड़ा सा रह गया, उसके बाद मेरी तरफ से सेकंड चैप्टर भी आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके क्वेश्चन है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के, इनको ट्राई कीजिएगा और सोल्व करने की कोशिश कीजिएगा स्क्रीनशॉट लेके। आज के लिए इतना काफी है, ओके। तो ये था आपका टॉपिक, बाकी करते हैं कल। तब तक के लिए घर में रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। ऑल द बेस्ट।